हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में केंद्र स्तर व राज्य स्तर ये बात बार बार आ रही है, शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है। केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, उसी तरह राज्य स्तर पर वही स्थिति मुख्यमंत्री की होती है। किंतु संवैधानिक दृष्टि से अगर हम देखें, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 163, 164, 167 में राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। इस मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता व मंत्रणा देना। अब हम समझते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद की संरचना संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में बताए गए हैं। यह एक त्रिस्तरीय संगठन, 3 स्तर वाला संगठन है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं। कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में संसदीय सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं, जो कि संगठन की चतुर्थ पंक्ति स्थापित करते हैं। मुख्य रूप से 3 हैं, ध्यान रखें, आप इस बात पर गौर करें। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राजस्थान में संसदीय सचिव पद की जो व्यवस्था है, पहली बार श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री काल में 1967 में प्रारंभ की गई थी। ये बात आप ध्यान रखें। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यदि विधानसभा में किसी राजनीतिक दल अथवा दलों के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो राज्यपाल उस दल के या उस गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। परंतु किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत अगर हासिल नहीं होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ पर राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कई बार वहाँ विवादों का जन्म भी होता है। लेकिन हमें मुख्य रूप से बात ध्यान रखनी है, अभी जिस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, कि जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करता है या जो राजनीतिक दलों का गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है, उसके नेता यानी बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वह मुख्यमंत्री होता है। ये बात बार बार आ रही है। अब ध्यान से समझें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह भी राज्यपाल महोदय ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं। यानी निर्णायक भूमिका में कौन रहा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जिसे चाहे मंत्री नियुक्त करवा सकता है, जिससे चाहे। यह ध्यान रखने वाली बात है। ये बात मैंने क्यों कही कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे भी मुख्यमंत्री मंत्री पद की शपथ दिलवा सकता है, लेकिन इसकी अवधि होगी 6 महीने। 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को विधानसभा चुनाव लड़ना होगा और जीत के आना होगा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति अगर
चुनाव नहीं लड़ा है, जीत के नहीं आया, मान लो कोई हार भी गया तो भी उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए मंत्री पद की शपथ दिलवा सकता है, राज्यपाल के द्वारा मंत्री नियुक्त करवा सकता है। तो सर्वे सर्वा कौन हुआ? महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका किसकी हुई? मुख्यमंत्री की हुई। मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण स्थान कैबिनेट मंत्रियों का होता है। कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है जिसमें महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल किए जाते हैं, जैसे कि गृह विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, कृषि विभाग हुआ, उद्योग विभाग हुआ। इन विभागों के जो मंत्री होते हैं उनसे मिलकर के कैबिनेट का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब जो विभाग राज्य शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, उनके जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो वरिष्ठ होते हैं, अनुभवी होते हैं, और उन विभागों के जो मंत्री हैं उनको मिला करके कैबिनेट बनती है। कैबिनेट स्तर के इन मंत्रियों का जो समूह है उसी को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। आगे समझें इसमें। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनकी सहायता के लिए जो हमने 3 स्तर पढ़े हैं, पहला कैबिनेट मंत्रियों का हो गया, दूसरा और तीसरा जो स्तर है वो दोनों स्तर इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, यानी राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी। मंत्रिपरिषद की जब रचना की जाती है, निर्माण किया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्षेत्रवाद का भी ध्यान रखना पड़ता है, जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखना पड़ता है, राजनीतिक अनुभव का भी ध्यान रखना पड़ता है, पार्टी के अनुभवी व्यक्तियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, पार्टी की विचारधारा का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सी बातें हैं, जैसे कि व्यक्ति की योग्यता एवं अनुभव, दल के वरिष्ठ नेताओं का उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व, विभिन्न जातियों का, जनजातियों का, पिछड़ी हुई जातियों का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं। इसके अलावा चूंकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी दल की सरकार होती है उसका केंद्रीय नेतृत्व जरूर होता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार के केंद्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका भी इस जगह दखल के लीजिए चाहे निर्देशन के लीजिए मंत्रिपरिषद के निर्माण के समय होता है। मुख्यमंत्री अपने केंद्रीय स्तर के नेताओं से भी इस बारे में विचार विमर्श करता है। तो हम यहाँ क्या समझेंगे? यहाँ समझने वाली बात यह है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, राज्य का मामला है, परंतु वह राष्ट्रीय स्तर पर दल के उच्च कमान की इच्छा व निर्देश को भी ध्यान में रखता है। दल अथवा शासक दल गठबंधन के जो प्रभावी हैं, अनुभवी हैं, योग्य व्यक्तियों को सामान्यतः मंत्रिमंडल में नियुक्त किया जाता है। और ये जो अनुभवी व्यक्ति हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में एक से अधिक विभागों के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अब मंत्रिपरिषद की जो दूसरी सीढ़ी है, दूसरा जो सोपान है, वो है राज्य मंत्रियों का। इन पदों पर तुलनात्मक रूप से राजनीतिक दृष्टि से कम प्रभावी, कम अनुभवी व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसके पूर्ण नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। दूसरे वो जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री के सीधे नियंत्रण में नहीं आते। तो ये बात समझने लिखी है कि राज्य मंत्री के 2 प्रकार, 2 स्तर हैं। एक तो वो जिसमें वो कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं, उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। एक वो जो स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र विभाग के प्रभारी के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं उपमंत्री की। उपमंत्री की भूमिका एक तरह से सहायक की होती है और उसका प्रमुख कार्य है कैबिनेट मंत्री के कार्यभार को कम करना। कैबिनेट मंत्री द्वारा उसे जो भी कार्य, जो भी कर्तव्य सौंपे जाते हैं, वो उनका निर्वहन कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए करता है। ये बात आपको यहाँ समझ लेनी। और अंतिम जो हमने समझा कि संसदीय सचिव, संसदीय सचिव एक तरह से युवा नेता होते हैं, जोश होता है इनमें बहुत, जिनके पास कोई राजनीतिक एवं शासकीय अनुभव नहीं होता है। उन्हें ये पद सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो शासन की जानकारी प्राप्त कर सके, अनुभव प्राप्त कर सके, किस प्रकार से शासन चलाया जाता है, अपने दायित्वों को समझ सके। यहाँ एक बात समझ लेने की ओर है, वर्तमान में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बहुमत की गणित को सफल बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तियों को या उन दलों को जिनसे समर्थन लिया हुआ है के व्यक्तियों को संसदीय मंत्री की भूमिका प्रदान कर दी जाती है। संसदीय सचिव बना के मंत्री के रूप में संतुष्टि प्रदान उन्हें कर दी जाती है। अब हम मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य उन पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल सभी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो बात छिपी हुई वो क्या है? मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। चूंकि मुख्यमंत्री उसका मुखिया है तो हर जगह नाम मुख्यमंत्री का आता है। ये वास्तविक में जो शासन संचालन है वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति, अकेला मुख्यमंत्री पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं संभाल सकता। तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या है? पहला कार्य, मंत्रिपरिषद का जो सर्वप्रमुख कार्य है वह है राज्य में शासन की नीति का निर्धारण करना। दूसरी बात जो मंत्रिपरिषद की है वो है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो भी विचार, जो भी विषय प्रस्तुत किया गया है उस पर निर्णय लेना, नए विधेयक के लिए प्रस्ताव तैयार करना और जो कानून वर्तमान में जारी हैं उनमें संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करना, वर्तमान में जो नीतियां संचालित हैं उनमें बदलाव के लिए, उनको समाप्त करने के लिए या नई नीतियां लाने के लिए उन पर विचार विमर्श करना, पिछले मंत्रिमंडल द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उनमें संशोधन, उनमें सुधार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना, अंतर विभागीय, अंतर सांस्थानिक समन्वय स्थापित करना, विभिन्न विभागों के मध्य, कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में भी इसका योगदान रहता है। राजस्व, व्यय, निवेश तथा लेखा परीक्षण संबंधित कार्य, बजट के लिए जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं, अनुपूरक मांगे जो होती हैं, आकस्मिक निधि से जो अग्रिम धनराशि ली जाती है जिसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उन सबको भी देखना। राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था के में जो संरचनात्मक बदलाव लाने उसके बारे में निर्णय लेना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है वो एक मंत्रिपरिषद की तरफ से होती है और जिसका नेतृत्व तो मुख्यमंत्री करता है, उस पर ध्यान देना। राजस्व मंडल जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में शिकायत प्रदान करना, राजस्व मंडल के कार्यों पर ध्यान देना, राज्य की सेवा शर्तों का निरूपण और संशोधन, राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है उसमें सरकारी अधिकारी के लिए राज्यपाल को अपील, क्षेत्रीय परिषदों को निर्देश देने वाले जो प्रस्ताव हैं वो, केंद्र राज्य संबंध व्यवस्थित बने रहे उसके बारे में, विभिन्न राज्यों से जो संपर्क है, जो संबंध है, उनकी बहाली व्यवस्था बनाए रखना। तो ये सब बातें, ये सब जिम्मेदारियां मंत्रिपरिषद में हैं, मंत्रिपरिषद उनका निर्वहन करती है।
अब यहाँ एक बात जो बार बार आ रही है कि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ मंत्रिपरिषद, दूसरी तरफ बोल रहा हूँ मंत्रिमंडल। क्या फर्क है दोनों के अंदर, क्या अंतर है, हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात समझ लें कि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। कैसे? क्योंकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो यहाँ एक बात और समझ में आ जानी चाहिए हमें कि जो मंत्रिमंडल है एक तरह से मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए। तो 91वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया जा चुका है कि कुल सदस्य संख्या, जैसे विधानसभा की हमारे राजस्थान की कुल सदस्य संख्या है 200, कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। यानी 200 का 15% करेंगे आप तो होता है 30। यानी राजस्थान में मंत्रिपरिषद का आकार 30 सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इस 30 में ही मुख्यमंत्री भी शामिल है। मंत्रिपरिषद की जो बैठकें हैं नियमित नहीं होती, बहुत कभी कभार इनकी कोई सामूहिक जिम्मेदारी भी नहीं बनती है, जबकि मंत्रिमंडल जो है उसकी साप्ताहिक बैठक आयोजित होती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। और जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित होते हैं तो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, जिसका निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा जारी कर दिया जाता है। सिद्धांत रूप से मंत्रिपरिषद को संविधान द्वारा सारी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उन शक्तियों का जो प्रयोग है मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं उनका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देशित करता है, जिसकी पालना सभी मंत्रियों को करनी होती है। मंत्रिपरिषद जहाँ कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती है, जबकि मंत्रिमंडल अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने या नहीं किए जाने के तथ्य की निगरानी करता है। तो मुख्य अंतर तो यही समझने का है कि मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। और संविधान में जो प्रावधान दिया गया वो मंत्रिपरिषद का था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में जब कुछ प्रावधान बदले गए तो वहाँ पर पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी संसद, केंद्रीय स्तर पर बात करें तो संसद, और राज्य स्तर पर बात करें तो विधानसभा का या विधानमंडल का जो निचला सदन है उसके प्रति होती है। और इस जिम्मेदारी को जो लागू करता है वो निर्भर करती है किस पर? मंत्रिमंडल पे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी, फिर आगे बढ़ते हैं।